नमस्कार, मैं संध्या। आज हम बात करेंगे एमडीआर टीबी की। एमडीआर टीबी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। एमडीआर टीबी टीबी का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एंटी टीबी ड्रग्स जो होते हैं उनके एटलीस्ट 2 मेडिसिन आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन टीबी के जो बैक्टीरिया है उन पे अपना असर दिखाना बंद कर दे, तो ऐसे फॉर्म ऑफ टीबी को हम एमडीआर टीबी कहते हैं। एमडीआर टीबी के जो पॉजिटिव एजेंट है वो तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है, बट ये टीबी जो है नॉर्मल टीबी के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस है और इसका जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है। तो ये टीबी होता कैसे है? जब हम नॉर्मल टीबी का जो कोर्स ले रहे थे, मीन्स नॉर्मल टीबी में हम 6 से 9 महीने का कोर्स करते हैं, मतलब मेडिसिन लेते हैं। अगर उसको हम बीच में छोड़ दें, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लेकर के उसको हम छोड़ दें, उसका कंप्लीट 6 to 9 मंथ का जो कोर्स है कंप्लीट ना करें, तो भी हमें एमडीआर टीबी होने के चांसेस रहते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स, अगर हम टीबी ड्रग्स ले तो रहे हैं बट क्वालिटी बहुत पुअर है, बहुत खराब है, तो भी हमें एमडीआर टीबी हो सकता है। वेरी पुअर इम्यूनिटी, जब हमारी इम्यूनिटी बहुत खराब हो उस केस में भी हमें एमडीआर टीबी हो सकता है। और जो सबसे मेन कारण है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आना है एमडीआर पेशेंट के। अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो डायरेक्ट एमडीआर पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहा है तो भी उसको एमडीआर टीबी हो सकती है। एमडीआर टीबी के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम मोस्टली नॉर्मल टीबी के जैसे ही हैं। हाई ग्रेड फीवर आना, मतलब बहुत तेज बुखार आना, नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, रात में परसिस्टेंट कफ होना, मतलब लगातार 2 या 2 से अधिक हफ्ते तक खांसी का बने रहना, खांसी और उल्टी में ब्लड का आना, चेस्ट पेन होना, पर्सन का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, ये सारे जो इसके चिन्ह और लक्षण हैं। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? इसकी डायग्नोसिस भी मोस्टली हम नॉर्मल टीबी जैसा ही करते हैं। इसमें हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, स्पूटम के कई सारे टेस्ट होते हैं बलगम के, उसको हम कराते हैं। और इसमें हम ड्रग्स ससेप्टिबिलिटी टेस्ट कराते हैं। जो मेडिसिन अब काम करना बंद हो गई है तो उसको भी हम चेक करा करके समझ सकते हैं कि पेशेंट में जो है वो एमडीआर टीबी हुआ है कि नहीं। इसका जो मेडिसिन है वो क्या हो सकता है, मीन्स इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो सकते हैं तो नॉर्मल टीबी में हम एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे थे, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कर रहे थे, और 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम ले रहे थे फर्स्ट लाइन ड्रग में। आइसोनियाजिड, पैराजोनामाइड, इथाम्बुटाल एंड रिफाम्पिसिन, इसका हम एक कॉम्बिनेशन ले रहे थे एंटी टीबी ड्रग के रूप में, फर्स्ट लाइन ड्रग। तो यहाँ पे 2 मेडिसिन तो एटलीस्ट रेसिस्ट ही कर रही है, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। तो हम यहाँ पे अब सेकेंड लाइन ड्रग जो है वो लेंगे। सेकेंड लाइन ड्रग में हमारा जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग आती है, जिसमें हमारा लियोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी जो मेडिसिन है वो आती हैं। हम इसको ले सकते हैं। और इंजेक्टेबल में हम एमिकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रोमाइसिन, ये मेडिसिन जो है हम कर लेते हैं। और कुछ अदर मेडिसिन भी है जिसको हम सेकेंड लाइन में ले सकते हैं, जैसे हमारा ड्रग्स में आते हैं, जैसे हमारा लिंजोलिड हो गया, बीटाक्विलिन हो गया या साइक्लोसेरिन हो गया, ये सारी मेडिसिन हैं। जो सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं इनका जितना पॉजिटिव असर होता है उतना या उससे ज़्यादा ही कह लीजिए, इनका जो साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू फर्स्ट लाइन ड्रग। बट लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो एंड हम ये जो मेडिसिन है एटलीस्ट हमको 18 से 24 महीने, इससे ऊपर भी लेना पड़ सकता है, बट एटलीस्ट हमको 18 से 24 महीने लेना। नॉर्मल टीबी में हम 6 से 9 महीने का कोर्स कर रहे थे, इसमें हमें 18 से 24 महीने का कोर्स करना, उससे ज़्यादा भी करने के लिए हो सकता है। तो ये सारे हमें जैसे ही टीबी के सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। वो जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसको हमें फॉलो करना है। मेडिसिन का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमें प्रॉपर कंटिन्यू करके रखना है। और उसके साथ साथ हमें अपने प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है। अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉपर बेड रेस्ट लेना है। अगर किसी भी तरह के हम बैड हैबिट्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग में है तो हमें उसको तुरंत छोड़ना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रख करके हम खुद को और अपने परिवार को टीबी, एमडीआर टीबी, नॉर्मल टीबी से जो है वो बचा सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।